पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर? कौन सा मेथड है? टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, टोटल आउटले मेथड पढ़ा था, उसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। कौन सी इलास्टिसिटी में पढ़ा था? प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा था। चार मेथड में से पॉइंट, आर्क, टोटल आउटले और कौन सा बच गया? पॉइंट मेथड पढ़ा था, आर्क मेथड पढ़ा था, टोटल आउटले मेथड पढ़ा था और एक और मेथड पढ़ा था ना, परसेंटेज चेंज मेथड। सबसे पहला वाला। ये कौन सा मेथड है? टोटल आउटले मेथड। तो आपको बताना डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल। कौन से केस में? आपसे पूछा गया है कौन से केस में टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कौन से केस में होगा? ई ऐसे ही बता दो, ई लेस देन 1 होगी तब, ई मोर देन 1 होगी तब, और ई इक्वल्स टू 1 होगी तब। डिमांड एक बार पढ़ते हैं। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल। यूनिटरी में क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, ये तो आंसर नहीं होगा। डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। प्राइस राइज होगी और डिमांड इलास्टिक होगी? नहीं। इंक्रीज कब होगा? जब डिमांड इन इलास्टिक होती है तब। डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। आंसर क्या होगा इसका? बाकी बच्चे ये समझ में आ गया सबको? फर्स्ट केस ही पढ़ा था, प्राइस ज्यादा तो टी भी ज्यादा, प्राइस कम तो टी भी कम। तो प्राइस राइज होगी और डिमांड इन इलास्टिक है, तब हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस वाले केस में ई क्या होती है? लेस देन 1 होती है। क्लियर है सभी को ये? नो डाउट। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको छोड़ते सप्लाई वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ये वाला करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो अपन सारे स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्शन है व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, जब गुड्स सब्स्टिट्यूट है तो फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट सब्स्टिट्यूट। सही है, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, एक की प्राइस ज्यादा होती है तो दूसरे की डिमांड ज्यादा हो जाती है। अदर फैक्टर को हमें क्या मान लेना है? कांस्टेंट मान लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जैसे टी और कॉफी का एग्जांपल लूं तो टी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्योंकि लोग क्या करेंगे? कॉफी पीने वाले क्या पीने लग जाएंगे? चाय पीने लग जाएंगे। क्या हुआ सुमेर? समझ नहीं आया? वापस बताऊं? ये ना ए के बाद कोमा है। फोल, अपोल मतलब ए फोल। ठीक है, फोल मतलब होता है कम होना या गिरना। अब क्लियर है? यही डाउट था क्या आपको? ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो पहला दे रखा है, पहली बात तो सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ अदर टू राइज। ये भी सही लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है, एक की प्राइस फॉल होगी दूसरे की डिमांड राइज होगी, पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो कार की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम क्या होती है? इंक्रीज, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज एंड वाइस वर्सा। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? इनकम इंक्रीज हो जाने पर किसी कमोडिटी के लिए डिमांड हमेशा इंक्रीज ही होती है? हमेशा नहीं होती। अगर इंफीरियर गुड्स है तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। इंफीरियर गुड्स के केस में तो इनकम और इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है, इनकम और नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो क्या बोल रहा है? जब जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी किसी कमोडिटी के लिए डिमांड हमेशा इंक्रीज होगी और वाइस वर्सा, और जब उसकी इनकम कम हो जाएगी तो वापस डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा था इनकम और इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट। अभी डी वाला भी देखते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है। When a commodity becomes fashionable, people prefer to buy it and therefore its demand increase। सिंपल सी बात है, कोई चीज फैशन में होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। सी में क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा इनकरेक्ट।
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 22. Suppose the price of movie seen at a theater rise from rupees 120 per person to rupees 200 per person. The theater manager observed that the rise in price caused attendance at a given movie to fall from 300%, 300% to 200%. What is the price elasticity of demand for movies use आर्क elasticity method? करके बताइए फटाफट 1 मिनट के अंदर. आर्क का फॉर्मूला याद है? करके बता. कर लिया आपने? गुड. अभी बाकी बच्चे कर लेते फिर देखते हैं. किसी को फॉर्मूला नहीं देखना है? परसेंटेज चेंज मेथड वाला फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा आपने पढ़ा नहीं, देख लो, आप देख लो. और आप ये क्वेश्चन वहां भी कर सकते हो जहां पे अपन ने नोट्स लिखे हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 डाल के, कि ये मॉड्यूल के ना क्वेश्चन नंबर है आपके सारे, तो वहां पे भी फेयर में भी कर सकते हो आप. रफ में करने से अच्छा है अपनी फेयर कॉपी में ही कर लो. क्वेश्चन नंबर 22 डालो, ऊपर मॉड्यूल लिखो और इसको कॉपी में सोल्व कर लो. हो गया? क्या आया महक, क्या आया? खुद से करो. फॉर्मूला लिखो पहले. बात को समझ लो, जब मैंने एक बार बोल दिया ना कॉपी में करना है, मतलब कॉपी में सबको करना है और 2 लोगों को मिलके नहीं करना है. वहां पे 2 लोग नहीं करते, सबको अलग अलग नहीं बताऊंगी मैं. चलिए अब देखिए अपन करते हैं. देखिए फॉर्मूला जो परसेंटेज चेंज वाला ये आपको याद ही है. इसमें P1 कर देना है और इसमें Q1 कर देना है. ठीक है? डेल्टा क्यू का मतलब, इसको इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, पहले आप लिख लो इसको ताकि गलती ना हो. कभी कभी आप P की जगह Q कर देते हो, Q की जगह P कर देते हो. P में क्या क्या आएगा? 120 और 200. और यहाँ पे कितना आएगा? 300 और 200. डेल्टा क्यू मतलब इन दोनों का डिफरेंस 100. Q प्लस Q1 कितना आया? 500. P प्लस P1 320 और डेल्टा P मतलब 80. अब इसको कट कर लो, कितना बचा? 4/5 यही बचा. हो गया सभी का 0.8. किस किस के पास कैलकुलेटर नहीं है क्लास में? हैंड रेज करो एक बार. सबके पास है? हाँ आपके पास. आप कब लाएंगे बेटा? कोई बात नहीं, पीछे रख दो. आप क्यों नहीं लाए? आप लिया ना कल, आप क्यों नहीं लाए? भूल गए या खरीदा ही नहीं है? खरीद लेना, ठीक है. और पीछे आप कब लाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Suppose a department store has a sale on its silverware if the price of a plate setting is reduced from 300 to 200 and the quantity demanded increases from 3000 plate elastic setting to 5000 plate setting. यहाँ पे ना इसको हटाओ. What is the price elasticity of demand for silverware? करके बताओ 30 सेकंड में. कॉपी में होना चाहिए सबकी. आपने अभी तक रफ फेयर कॉपी नहीं बनाई? बना ली तो रफ में क्यों कर रहे हो? नोट्स बाकी है इसमें बनाना. अच्छा फॉर्मूला लिखो जल्दी से.
ये नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये वाला है देखो। ठीक है, अभी आप ये फॉर्मूला लिखो फिर सोल्व करो। P प्लस P1 डिवाइड बाय डेल्टा P। इन क्वेश्चन को मैंने बताया आपको ऐसे ही करना, पहले P लिख लो, Q लिख लो। P कितनी है अपनी, 300 से 200 हो गई, तो क्वांटिटी कैसे चेंज हुई, 300 पे 3000 थी, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। ये Q है, ये Q1 है, दोनों का डिफरेंस डेल्टा Q। ये P है, ये P1 है, दोनों का डिफरेंस डेल्टा P। हो गया। कर लिया कॉपी में, मन में तो नहीं करा। हाँ, मन में भले ही कर लिया लेकिन कॉपी में करना है। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, लेकिन आपसे गलती हो जाती है, इसलिए आपको कॉपी में करना है। डेल्टा क्यू कितना आएगा, 2000। यहाँ पे कितना आएगा, 8000। पी प्लस P1 कितना आएगा, 500। और डेल्टा P 100। इसको सोल्व करोगे तो आप आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 8। यही आया था फाइनल वैल्यू। इसको क्या लिखेंगे, 1.25। ठीक है, नो डाउट, आगे चले। When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, जब दो गुड्स के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत हाई है, इट मीन्स द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड देयरफॉर हैव टू बी यूज्ड टुगेदर। The goods are perfect substitute and can be used with each is in place of one another. There is high degree of substitutability between the two goods. The goods are neutral and therefore cannot be considered as a substitute. अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसका एक रीजन है। इसके बीच में आता है एक कंसेप्ट, कौन सा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला और परफेक्ट सब्सटीट्यूट वाला। और ये कंसेप्ट हमारे दे रखा है जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर है ना अपना, नहीं फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं, शायद अभी अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे या तो उसमें दे रखा होगा या कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक में दे रखा होगा। ठीक है, तो वहां पे इसके बारे में आएगा तब समझ में आएगा। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो आपको पता ही है, वो गुड्स जिनका साथ साथ में यूज होगा, दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स तो उससे भी ज्यादा परफेक्टली एक दूसरे से कलेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे जिन भी चीजों को हम पेयर्स में खरीदते हैं हमेशा, दे ऑल आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स। जैसे शूज हो गए, शूज अपने आप में क्या होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं। अगर आपके पास एक पेयर शूज है, आप एक और शूज खरीद के लिया, सिर्फ एक सिंगल शूज, तो क्या उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि शूज हमेशा किसमें खरीदे जाते हैं, पेयर्स में ही खरीदे जाते हैं। तो जो इसका कर्व होता है वो बनता है एल शेप का, ऐसे। ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसको इतना समझिए। जो गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं ना, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए मैंने टी लिखा या यहाँ पे मैंने कॉफी लिखा, यहाँ पे कॉफी की क्वांटिटी, यहाँ पे टी की प्राइस है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा टी की प्राइस में, यहाँ पे प्राइस कैसी लग रही है आपको, कांस्टेंट लग रही है, या तो कांस्टेंट है या बहुत ही माइनर सा चेंज आ रहा है। और इतना माइनर चेंज है कि हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि प्राइस में चेंज हुआ है, बावजूद इसके कॉफी की डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। मतलब किसी कांस्टेंट प्राइस पर ही किसी गुड्स की दूसरे गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। इसका मतलब वो दोनों गुड्स आपस में कैसे है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स है। और परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स में ऐसा कर्व बनेगा, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी में ऐसा ही कर्व बनता है अपना, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। डी वाला देखिए, द गुड्स आर न्यूट्रल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंसिडर एज अ सब्सटीट्यूट। न्यूट्रल का मतलब हो गया अनरिलेटेड गुड्स। अगर दो गुड्स अपने आप में अनरिलेटेड है तो वहां पे ई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। 0 कैसे होगी, देखिए, अगर मैंने यहाँ पे शुगर लिखा और यहाँ मैंने पेट्रोल लिखा, क्या पेट्रोल की प्राइस चेंज हो जाने पर शुगर की क्वांटिटी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपने आप में क्या है, अनरिलेटेड है।
पेट्रोल की प्राइस जब P है तब भी शुगर की Q क्वांटिटी है, इसकी P1 हो गई तब भी Q है, और इसकी P2 हो गई तब भी Q है। तो अनरिलेटेड गुड्स में E हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कौन से केस में हाई होती है, हाई का मतलब E इज मोर देन 1, कौन से केस में होगी, इसका आंसर होगा ये वाला, देयर इज हाई सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन टू गुड्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस 5% से इंक्रीज हो जाती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड 10% से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी है। एक गुड्स की प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो लोग दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मोर देन 1 आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये वाला कंसेप्ट डिटेल में अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। इफ द लोकल पिज्जेरिया, ये क्या होता है, अच्छा तो पिज्जा बोलते हैं ना इसको, ये क्यों लिखा है, ये भी बोलते हैं क्या इसको, अच्छा सेलर को बोलते होंगे। If the local pizzeria raises the price of medium pizza from ₹60 to ₹100, प्राइस कितने से कितने हो गई, 160 से 100, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई तो ये फॉल्स हो गई, कितनी हो गई 100। द प्राइस इलास्टिसिटी, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 700 पिज्जा ए नाइट टू 100 पिज्जा ए नाइट। देखिए 40 रुपए बढ़ाते उसकी प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कितना कम हो गया। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पिज्जा इज, आर्क मेथड हो गया, कितना आया 3, गुड। आप सबका भी हो गया। इसको अगर आप नॉर्मल परसेंटेज चेंज मेथड से करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी करके बताओ, आर्क मेथड नहीं लगाओगे तब। क्या दोनों से सेम आंसर आएगा या अलग अलग आएगा, ये भी बताइए। हाँ, कितना आ रहा है उससे, जिन बच्चों ने आर्क से कर लिया वो परसेंटेज चेंज मेथड का आंसर बताइए कितना आ रहा है। हो गया आपका ये वाला, नहीं आया आपको ये समझ में, अभी तो मैंने करवाया तो है। फॉर्मूला तो लिखो, आप फॉर्मूला लिखा हुआ होगा ना पीछे, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखा हुआ देखो, ये रहा आपका, है ना, फॉर्मूला लिखो पहले, P प्लस P1 डेल्टा। अब इधर बोर्ड पे देखो, डेल्टा क्यू का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो 700 में से 100 गए, 100 में से 700 गए, एक ही बात है, आपको प्लस माइनस नहीं लगा, कितना आएगा 600। क्यू प्लस क्यू में ये क्यू है और ये Q1 है, दोनों का टोटल लिख दो, तो लिखो 600 डिवाइड बाई कितना आएगा 800। यहाँ पे क्या लिखा है आपने, P प्लस P1, तो P प्लस P1 में क्या आएगा 100 प्लस 60 प्लस 100, 160, और डेल्टा P का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। हो गया ये सोल्व, ठीक है। अब सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 3R 1.285, नॉर्मल परसेंटेज से कितना आया 1.258, ठीक है। उससे करोगे तो क्या आएगा 1.258, और इससे करोगे तो आंसर क्या आएगा 3। कोई डाउट नहीं है, पीछे आप सभी का हो गया, ठीक है। ये बताइए, इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब वैल्यू कितनी रहेगी, लेस देन 1, एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीजेस, किसी गुड्स की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है और अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो इसमें से कौन सा केस होगा। पहला देखते हैं,
क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय ए रिलेटिवली लार्ज अमाउंट. लार्ज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनइलास्टिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन सी नीड्स है हमारी, बेसिक नीड है. तो लार्ज अमाउंट से फॉल तो नहीं हो सकती. क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, इट कुड बी पॉसिबल. क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन द शॉर्ट रन बट फॉल इन द लॉन्ग रन. बोला गया है कि शॉर्ट रन में तो इंक्रीज हो जाएगी बट लॉन्ग रन में डिक्रीज हो जाएगी. क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल इन द शॉर्ट रन बट राइज इन द लॉन्ग रन. ये फॉल हो जाएगी शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में राइज हो जाएगी. बताइए क्या आंसर होगा सबसे परफेक्ट. क्या इन दोनों की कोई रिलेवेंस समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट रन लॉन्ग रन कुछ है ही नहीं. ठीक है, इन दोनों की कोई रिलेवेंस नहीं है. बच्चे हमारे पास 2 पॉइंट, या तो ए होगा या बी होगा. ए हो ही नहीं सकता बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक नीड्स है और इसकी प्राइस 10% से इंक्रीज भी हो गई तो लोग इसका कंजम्पशन कम करेंगे, लेकिन 3-4% से ही क्या होगा, कम होगा. इसका आंसर क्या होगा, बी. क्लियर है ये बात, कंसेप्ट समझ में आ गया. जहां पे भी ई लेस देन 1 होगा वहां पे प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर डिमांड हमेशा कम से ही डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे क्या आएगा, विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. ये वाला बताइए. सपोज द डिमांड फॉर अ मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक. इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू more than 1. That means percentage change in demand is more than percentage change in price. If the management of the restaurant is considering raising price, it can accept it relatively. अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी. और ई की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है. तो क्या होगा, लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड या लार्ज फॉल इन डिमांड. देखो स्मॉल तो नहीं होगा, गलत हो गया क्योंकि लेस देन 1 होता तो स्मॉल होता, मोर देन 1 है तो लार्ज होगा. अब क्वांटिटी डिमांडेड होगा कि डिमांड होगा, क्वांटिटी डिमांडेड होगा. क्यों होगा क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ प्राइस की वजह से हो रहा है. सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट तो वर्ड कौन सा यूज, क्वांटिटी डिमांडेड. अदर फैक्टर की वजह से कम तो डिमांड. यहाँ पे प्राइस की वजह से हो रही तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड लार्ज फॉल. पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. ठीक है, पॉइंट वाला ये मैंने उस दिन बताया था आपको कि जब बहुत ही माइनर से चेंज को भी हमें अपनी इलास्टिसिटी के अंदर इंक्लूड करना होता है तो तब हम कौन सी कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी. तो यहाँ पे द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग, यहाँ पे जस्ट आपने 100% से क्या कर दी, इंक्रीज कर दी. ये आंसर नहीं होगा. A restaurant is considering lowering the price of its most expensive dishes by 50%. यहाँ पे भी आपने बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट से क्या कर दी, कम कर दी. An auto producer is interested in the determining the response of the consumer the price of cars being lowered by rupees 100. कार की प्राइस 100 रुपए से कम कर दोगे तो डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा. ये बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है तो इसमें नॉर्मल मेथड नहीं लग सकता. कौन सा लगेगा, पॉइंट मेथड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी. 29. A decrease in price will result in increase in total revenue if. ये बताइए कौन सा मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. देखते हैं अभी क्या होता है. क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन में क्या बोला गया कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मतलब ये वो वाले गुड्स है जिसकी प्राइस इंक्रीज हो जाने पर भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम नहीं होता, इस वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. डिक्रीज, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा रीड कर दिया. इसमें वो वाला भी होगा, वो नेक्स्ट है. ठीक है, प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. इसका मतलब प्राइस कम होते ही आपने उस गुड्स का ज्यादा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया. तो नेसेसिटीज गुड्स में तो ऐसा होता नहीं है. नेसेसिटी में तो आप प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब ये अदर देन नेसेसिटीज वाले गुड्स, लग्जरी गुड्स हो सकते हैं. तो लग्जरी गुड्स की क्या होती है, मोर देन 1. मोर देन 1 को इसमें आएगा अपना आंसर.
वी बोला था आप सबने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। और इसको सोल्व करेंगे तो डिमांड इज इनइलास्टिक, इसमें भी क्या आती है, less than 1. The consumer is operating along a linear demand curve at a point at which the price is very low and the quantity demanded is very high. इसमें क्या आएगा लास्ट वाले में वैल्यू, linear demand curve at a point with the price is very low and the quantity demanded is very high. देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, लीनियर डिमांड कर्व ये बन गया, प्राइस में तो बहुत कम चेंज हो रहा है अभी बताया था ना, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछा गया था डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पे लग्जरी गुड्स की बात हो रही है तो ई की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए, किसमें आएगा, ऑप्शन बी में। 30 बताइए, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, प्राइस ज्यादा होगी तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो गया, ज्यादा। तो कौन से गुड्स है ये, नेसेसिटीज वाले, नेसेसिटीज वाले गुड्स की ई क्या होती है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 किस में आएगा, ए में। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है ये बात। इसमें से कौन से केस में आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, मोर इलास्टिक। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जहां पर भी ऑप्शंस होते हैं फ्लेक्सिबिलिटीज होती है वहां पे ई मोर देन 1, जहां पर ऑप्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ई लेस देन 1। पहले वाले केस में ई क्या आएगी, इट रिप्रेजेंट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर इनकम, लेस देन 1। द गुड्स हैज मैनी सब्स्टिट्यूट, मोर देन 1। नेसेसरी वाले गुड में क्या आएगी, लेस देन 1। लिटिल टाइम फॉर द कंज्यूमर, आपके पास कम टाइम है एडजस्ट करने के लिए, तो लेस देन 1। पूछा क्या गया था, मोर देन 1, किस में आई, बी में। पता है ना सबको रीजन, बी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। स्मॉल पार्ट वाला कौन सा एग्जांपल देखा था, मैंने बोला था आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, उसमें से आप अपार्टमेंट का किराया 30,000 देते हो और उससे से नमक या जो भी मैच स्टिक मैच बॉक्स है वो खरीद के लाते हो, उसकी प्राइस में चेंज होगा तो हम ज्यादा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, लेस देन 1। जिसके बहुत सारे गुड सब्सिट्यूट अवेलेबल होंगे, ए की प्राइस चेंज होते ही कंज्यूमर बी पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगी, मोर देन 1 रहेगी। नेसेसिटीज में आपको पता है लेस देन 1 होता है, शॉर्ट पीरियड मिलता है तो लेस देन 1, लॉन्ग पीरियड मिलता है तो मोर देन 1। 32, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक, ऊपर इलास्टिक था, इसमें पूछा गया कौन से केस में इन इलास्टिक होगी, मतलब लेस देन 1 होगी, किसमें होगी, ठीक है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। पहले वाले में क्या होगी, मोर देन 1। लग्जरी गुड्स में क्या होती है, मोर देन 1। स्मॉल पार्ट में क्या होती है, लेस देन 1। देयर इज अ ग्रेटर डील, ज्यादा टाइम मिलता है तो भी मोर देन 1। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। आपके सारे क्वेश्चन आर के ही दे रखे हैं। सपोज अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम ₹30,000 टू ₹36,000 एज अ रिजल्ट। अब देखिए इनकम का दे रखा है, ऊपर प्राइस और डिमांड था, यहाँ पे इनकम और डिमांड। एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर इंक्रीजेस हर परचेज ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क फ्रॉम 25 सीडीज टू 30 सीडीज। व्हाट इज द कंज्यूमर्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या आप प्राइस वाले फॉर्मूले से जो आपने वहां लगाया था, इनकम में आर का फॉर्मूला लगा सकते हो, वहां पे आपने P प्लस P1 लिखा था, यहाँ पे Y प्लस Y1 लिख देना, बस इतना ही है। वहां आपने डेल्टा P लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा Y आ जाएगा। तो करिए इसको सोल्व करिए, Y और डिमांड, Y कितनी है 30,000 से 36,000, ये कितनी है 25 से 30, बना रहा है।
अब अगली बार जब मैं क्वेश्चन दूंगी ना आपको घर से करके आने, जो डाउट होगा वही अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जैसे आर्क वाला था इसमें कुछ होना ही नहीं था डाउट, लेकिन आपने करे ही नहीं। सिर्फ एक आपने ही किए, सिर्फ आपने भी कर लिए, गुड। सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने किए खुद से। अगली बार जब मैं आपको होमवर्क दूं तो आपको सारे करके आने हैं, कॉपी में चेक भी करूंगी मैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन। ये हो गया। देखिए इसमें कैसे करना है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस क्यू वन मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस वाई वन डेल्टा वाई। वहां पे p प्लस पी वन था और डेल्टा p था, यहाँ पे y प्लस वाई वन डेल्टा y हो गया। डेल्टा q कितना आएगा, 5, इनको टोटल करेंगे तो 55, ये कितना आ गया 66,000, जीरो से जीरो कट गया, 11 11 कितना आ गया 1। ठीक है, हो गया। चलो ये हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, कंज्यूमर बिहेवियर, उसके अंदर आता है। अब ठीक है, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। लिखिए मैं ये आपका जो टेस्ट होगा उसमें से इसमें से क्वेश्चन नहीं दूंगी, ये तो मैंने करवा दिए, इसके अलावा दूंगी। आप मतलब पढ़ के इनको आना, बट आपके कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए, लेकिन मैं इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी। क्वेश्चन आपके दूसरे होंगे जो पास्ट एग्जाम में आ चुके, इसलिए आपका फोकस कभी भी एमसीक्यूज को रटने पे नहीं होना चाहिए, एग्जाम में भी नहीं आता ऐसे तो। देखिए जो हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे, आवाज नहीं आनी चाहिए अब, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें हमारा ये वाला टॉपिक हो गया और ये वाला हो गया। कौन सा बचा है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम ये जानेंगे, और कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम और आप सब लोग क्या है, कंज्यूमर है। किसी भी पर्सन को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या ऐसे ही कर दे बिना सर्वे करे, नहीं, पहले वो मार्केट में सर्वे करवाता है। वो सर्वे करवाने का पर्पस क्या होता है, वो जानना चाहता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। अगर वो पहली बात तो ये जान लेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, क्योंकि जिस भी प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूं सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मार्केट में लोग उसको खरीदना चाहते कि नहीं खरीदना चाहते। तो पहले तो सर्वे होगा, किसका, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड का, कि कंज्यूमर अगर उसको खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे। सेकंड आपने ये पता लगा लिया कि कंज्यूमर उसकी वांट, कंज्यूमर की वांट है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या कंज्यूमर की डिजायर भी है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट काम आपका होता है सेलर का, कि कितनी प्राइस पे सेल करना है। हो सकता है आप जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो उसकी वर्थ 10,000 रुपए, कंज्यूमर 10,000 रुपए देने वाला है, लेकिन आपने जो कैलकुलेशन की उसमें पता लगा 12,000 तो आपकी कॉस्ट ही आएगी। तो आप 10 में तो सेल नहीं करोगे, आप सेल करोगे 13, 14 या 15, 16,000 में। तो आपको ये भी सर्वे करवाना है कि सामने वाला कंज्यूमर उसके लिए कितनी प्राइस आपको ऑफर करेगा। अब ये बहुत ही टफ टास्क है। क्यों टफ टास्क होने का रीजन क्या है, बिकॉज किसी एक चीज के लिए कोई कंज्यूमर आपको 15,000 रुपए दे देगा, वो मना नहीं करेगा, लेकिन वही 15,000 रुपए दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा लगेंगे तो वो मना कर देगा। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है यूटिलिटी। तो इसलिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यूटिलिटी के बारे में। जब भी कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने जाएंगे सबसे पहला वर्ड जो हमें समझना है दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन मतलब और भी सिंपल लेवल में हैप्पीनेस। आपको किसी भी चीज को कंज्यूम करके कितनी हैप्पीनेस मिलती है वो क्या होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन पावर होती है। कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस पे करता है, जो प्राइस पे करने वाला होता है, वो इसको कंपेयर करता है अपने सेटिस्फेक्शन लेवल से, तभी वो करता है प्राइस पे। अगर उसको कभी भी ये लग जाए कि मुझे मिलने वाली यूटिलिटी तो है कम और प्राइस है ज्यादा, वो उस गुड्स को नहीं खरीदेगा। उसको जब लगता है कि इससे मिलने वाली यूटिलिटी या तो इक्वल से या मोर देन है किसके,
प्राइस के, तो वो खरीद लेगा। अगेन ये वाली चीज सबके लिए अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हो सकता है किसी एक पर्सन को वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा हो, तो उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे उसके लिए यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, और प्राइस क्या है उसके लेवल में कम है, तो उसको खरीद लेगा। लेकिन दूसरा पर्सन जिसको उसको खरीदने पे यूटिलिटी मिल ही नहीं रही है, लेकिन उसको प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है, तो उसके लिए प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस करना जरूरी है। बिकॉज किसी भी सेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उसे पता होना चाहिए मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, डिमांड के साथ साथ सामने वाला सेलर सॉरी कंज्यूमर उसको कितने रुपए प्राइस देने के लिए रेडी है। जब वो दोनों काम कर लेगा उसके बाद ही वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये तो यूटिलिटी का मतलब है, और ये कंज्यूमर बिहेवियर का हमारा मेन पर्पस है। फिर हम इसमें देखेंगे ये जो यूटिलिटी होती है, क्या हम इसको यहाँ पे जब हमने लिखा कि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे मेजर कर लेगा, तो क्या एक्चुअल में इसको मेजर करना पॉसिबल है क्या? आप लोग बताइए कि इसको पॉसिबल मेजर करना पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर आप कैसे बोलते हो मार्केट में कोई चीज की सस्ती है महंगी है? आप भी जब खरीदने जाते हो चीज तो बोलते ना तो बहुत महंगी है। हमारे पेरेंट्स भी जाते क्या बोलते बहुत महंगी है, किसी चीज को लेके बोलते सस्ती, तो फिर कैसे बोला हमने? वो हमने ऐसे ही बोला। हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाते, लेकिन हमें हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे पता होता है कि प्राइस ज्यादा है और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम है। जैसे 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए में क्या आता है आजकल, नोटबुक मान लो, एक नोटबुक है 100 रुपए की मिल रही है। आप उन भैया को बोलते हो भैया ये तो बहुत महंगी है, क्यों बोला आपने? आपको उसकी वर्थ नहीं लगी। वर्थ क्यों नहीं लगी? आपने उसकी यूटिलिटी मेजर की। यूटिलिटी के लिए आपने क्या देखा? पेपर क्वालिटी देखी होगी, और दूसरी चीज क्या देखते हो आप इसके अंदर? पेजेस। ठीक है, पेजेस देखिए, पेपर क्वालिटी देखिए आपने। फिर पेजेस और पेपर क्वालिटी को देख के आपने ये डिसाइड करा कि मुझे इससे यूटिलिटी कितनी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, हैप्पीनेस कितनी मिलेगी। उसको आपने कंपेयर किससे कर लिया? अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे प्राइस से, और उसी टाइम आपने क्या बोल दिया, तो महंगी है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भले ही 60 रुपए की दे रहा है उसको भी बोलेंगे महंगी है, उनकी बात नहीं हो रही है, जेन्युइन चीज की बात हो रही है। ठीक है, आप ड्रेस खरीदने गए, उसने बोला 5,000 की है, आपको पता लग गया कि इसकी वर्थ ही नहीं है 5,000। कैसा पता लगा? आपने क्या सोचा, इसको पहन के मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आपने अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे यूटिलिटी को मेजर कर लिया था नंबर के अंदर, तभी आप बता पाए कि सस्ती थी या महंगी थी। तो इसीलिए यूटिलिटी की दो अप्रोचेस है, कौन कौन सी? कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच बोलती है किसी भी चीज से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल, और हालांकि ये सही भी लगती है कुछ हद तक क्योंकि हम करते ही हैं, हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते लेकिन हम कर तो लेते ही हैं। ऑर्डिनल अप्रोच बोलती है ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी चीज से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम नंबर में मेजर कर ले। तो फिर ऑर्डिनल अप्रोच वाले क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला हम नंबर में मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी पर्सन उसके पास अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो वो ये जरूर बता सकता है कि उसकी प्रेफरेंस क्या होगी। ठीक है, वो ए गुड्स को प्रीफर करेगा, बी को करेगा, सी को करेगा या डी को करेगा। दोनों में मिल आपको यूटिलिटी ही रही है, दोनों में कंज्यूम आप गुड्स ही कर रहे हो, बट पहले वाले कार्डिनल अप्रोच में आप ये बता के कर रहे हो कि यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन कितना मिला, उससे उस यूटिलिटी को आपने किससे कंपेयर कर लिया? प्राइस से। अगर आपको सस्ती लगी तो आपने खरीद ली, अगर महंगी लगी तो आपने नहीं खरीदी। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच बोलती है, वहां पे क्या बोला गया, आपके पास 5-6 गुड्स अवेलेबल है, आप उनकी यूटिलिटी नंबर में बता ही नहीं सकते, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उनको रैंकिंग दे सकते हो कि पहले लेवल पे आप इसको कंज्यूम करोगे, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको, पांचवे पे इसको। ठीक है, तो इस वाले कंसेप्ट को अपन कल स्टार्ट करेंगे।